नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं लेबर लॉ का 20वां वीडियो लेक्चर। लेबर लॉ के ऊपर जहां ये 20वां वीडियो लेक्चर है, वहीं इन दिनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम चल रहा है, उसके ऊपर 15वां वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम बात करेंगे, जो अध्याय है वो है मिसलेनियस प्रोविजन, जिसे हिंदी में प्रकीर्ण या विविध उपबंध भी कहा जाता है। क्या होता है मिसलेनियस प्रोविजन? सबसे पहले इसे समझते हैं। मिसलेनियस प्रोविजन का मतलब होता है कि छोटे छोटे प्रावधान जो अब तक के अध्याय के अंदर शामिल नहीं किए जा सके, लेकिन जिनका अपना फिर भी महत्व है। सबसे पहले देखते हैं धारा 32, कंपनियों द्वारा अपराध के बारे में जो व्यवस्था है उसके बारे में। धारा 32 में लिखा हुआ है, जहां की इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम हो, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो, वहां हर निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अभिकर्ता या अन्य अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो उसके प्रबंध से संपृक्त हो, यानी कि कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, कंसर्ड हो, जब तक कि वह साबित नहीं कर देता कि वह अपराध उसके ज्ञान या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा। इसमें बताया कि कंपनी की तरफ से अगर कोई अपराध हो तो कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्तियों का कोई समूह, चाहे वो फर्म के रूप में हो या किसी और के रूप में हो, चाहे वो सोसाइटी के रूप में हो, व्यक्तियों का समूह हो, उसका कोई भी डायरेक्टर है, निदेशक है, उसका कोई मैनेजर है, उसका कोई सेक्रेटरी है, उसका कोई एजेंट है, या कोई भी उसका ऑफिसर है जो उससे किसी न किसी तरह से कंसर्न है, यानी कि संपृक्त, यानी कि जुड़ा हुआ हो, जब तक कि वह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसके ज्ञान या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा ही जाएगा। यानी कि कंपनी की तरफ से अगर कोई अपराध होगा तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ठहराने का प्रयास किया अधिनियम ने, और वह प्रयास किया है उच्चाधिकारियों के ऊपर। सबसे पहले उच्चाधिकारी, अगर उच्चाधिकारी नहीं है तो कोई अन्य जो भी संबंधित व्यक्ति है वह दोषी ठहराया जाएगा। कंपनी अपराध करके यह नहीं कह सकती कि कंपनी कोई व्यक्ति नहीं होता, तो और लोग ये इसका मिसयूज नहीं कर सकते कि कंपनी तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, इसीलिए कंपनी की तरफ से तो किसी को दोषी ठहराया ही नहीं जा सकता। तो इस भ्रम को कोई ना पाल ले, इसीलिए अधिकतर विधियों में यह लिखा होता है कि कंपनियों द्वारा अपराध किया जाए तो ऐसी स्थिति में उसके अधिकारी को दोषी ठहराया जाएगा। अब देखते हैं धारा 33, कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तों आदि का कतिपय परिस्थितियों में न बदला जाना। यह विशेष प्रावधान है कि जब तक कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी कारखाने में और उसके कोई भी कार्यवाही लंबित है, अब वो कार्यवाही लंबित कहां हो सकती है? कोई सुलह अधिकारी के हो सकती है, मध्यस्थ हो सकती है, न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, कहीं भी हो सकती है। तो जब तक उसकी कार्यवाही लंबित है तब तक मजदूर की लिखित सहमति के बिना उसके काम करने की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, उसी के बारे में यह है। और खासकर ऐसा बदलाव जो कि मजदूर के लिए या तो आर्थिक रूप से नुकसानदायक हो या जिम्मेदारी अधिक बढ़ाने वाला हो, इस तरह के परिवर्तन, यानी दूसरे शब्दों में मजदूर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जो भी परिवर्तन है वह मजदूर की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते। या तो न्यायालय की सहमति लो क्योंकि मामला लंबित है, या उस मजदूर की सहमति लो, तभी ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। उसी से संबंधित प्रावधान है धारा 33 की उपधारा 1 में। देखते हैं, किसी औद्योगिक विवाद की बाबत किसी सुलह अधिकारी या बोर्ड के समक्ष की किसी सुलह कार्यवाही में या मध्यस्थ या श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कोई भी नियोजक ऐसे प्राधिकारी की जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, लिखित अनुज्ञा के बिना, प्राधिकारी यानी कि जहां मामला चल रहा है उस प्राधिकारी के, अधिकरण के चल रहा है तो अधिकरण के जो भी सक्षम प्राधिकारी है, अगर कोई श्रम न्यायालय में चल रहा है तो वहां का जो पीठासीन अधिकारी है, इनसे, ये हो गया सभी सक्षम प्राधिकारी।
सक्षम प्राधिकारी जिनके समक्ष कार्यवाही है उसकी लिखित और अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना न तो उस विवाद से संसक्त किसी विषय के बारे में उन सेवा शर्तों को जैसी ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ होने के ठीक पहले ऐसे विवाद से संपृक्त कर्मकारों को लागू होती है इस प्रकार परिवर्तित करेगा कि वह कर्मकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी कि कर्मकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता किससे? प्राधिकारी की अनुमति के बिना। ऐसा 33 की उपधारा 1 में लिखा गया है। धारा 33 की उपधारा 1 में जो दूसरा प्रावधान है वो है ख के अंदर। अब वो देखते हैं। न ऐसे विवाद से संपृक्त किसी कर्मकार को विवाद से संसक्त किसी अवचार के लिए चाहे पदच्युति द्वारा या अन्यथा उन्मोचित या दंडित किया जाएगा। जो विवाद किसी भी श्रम न्यायालय मध्यस्थ या सुलह कार्यवाही के लिए चल रहा है उस विवाद से जुड़े हुए किसी भी कर्मकार को विवाद से संसक्त किसी अवचार के लिए यानी विवाद से संबंधित किसी मिसकंडक्ट के लिए ना तो उसे पदच्युत किया जाएगा ना उन्मोचित किया जाएगा ना और को दंडित किया जाएगा। क्योंकि अगर यही करना होता तो फिर हम सक्षम प्राधिकारी के पास गए ही क्यों हैं? जब सक्षम प्राधिकारी के पास मामले को ले गए हैं तो ऐसी स्थिति में हमें विश्वास रखना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी मामले का हल कर देगा। और अगर कोई भी सक्षम प्राधिकारी का इंतजार किए बिना किसी मजदूर को पदच्युत करता है तो कहीं न कहीं यह सक्षम प्राधिकारी की अवहेलना है, यह अवमानना के समकक्ष का कार्य माना जा सकता है। अब देखते हैं उपधारा 2। किसी औद्योगिक विवाद की बाबत ऐसे किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नियोजक ऐसे विवाद से संपृक्त कर्मकार को लागू स्थायी आदेशों के अनुसार या जहां की ऐसे कोई स्थायी आदेश नहीं है वहां अपने और कर्मकार के बीच हुई किसी संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों के अनुसार उन सेवा की शर्तों को जो ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से ठीक पहले उस कर्मकार को लागू होती है विवाद से असंसक्त किसी विषय के बारे में परिवर्तन अथवा उस कर्मकार को विवाद से असंसक्त किसी अवचार के लिए पदच्युति या अन्यथा उन्मोचित दंडित कर सकेगा। क्या लिखा है इसमें कि औद्योगिक विवाद के बाबत कोई भी कार्यवाही लंबित है और नियोजक ऐसे विवाद से संपृक्त विवाद से जुड़े हुए कह सकते हैं कर्मचारी को लागू स्थायी आदेशों के अनुसार या जहां की ऐसे कोई स्थायी आदेश नहीं है वहां अपने और कर्मचारी के बीच इस संविदा के अभिव्यक्त या निबंधनों के अनुसार। यानी कि अगर कार्यवाही लंबित है और कर्मकार और मालिक वर्ग के बीच में या तो अभिव्यक्त रूप से यानी कि स्पष्ट तौर पर या विवक्षित तौर पर अगर कोई अनुबंध हो गया है, स्थायी आदेश तो नहीं है लेकिन कर्मकार के बीच इस संविदा अगर कोई एग्रीमेंट हो गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधों के अनुसार उन सेवा शर्तों को जैसे ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ के ठीक पहले उस कर्मकार को लागू होती थी विवाद से संसक्त विषय के बारे में परिवर्तन कर सकता है। यानी जो सेवा शर्तें थी उसमें परिवर्तन किया जा सकता कब? जब मजदूर की अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति हो गई हो। उस कर्मकार को विवाद से असंसक्त किसी अवचार के लिए चाहे पदच्युति द्वारा या अन्यथा उन्मोचित दंडित कर सकेगा। इस तरह का अगर एग्रीमेंट हो गया तो कर्मकार को विवाद से असंसक्त यानी विवाद से संबंधित नहीं होना चाहिए। जो विवाद न्यायालय में या मध्यस्थ या सुलह कार्य में चल रहा है उससे अलग और कोई मामला होना चाहिए और उसमें अगर कोई मिसकंडक्ट वाला आचरण है मजदूर का तो वहां मजदूर को पदच्युति या अन्यथा उन्मोचित या दंडित किया जा सकता है। परंतु ऐसा कोई भी कर्मकार तब उन्मोचित या पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे 1 मास की मजदूरी दे दी गई हो। हम पहले भी देख चुके हैं कि जब छंटनी होती है तब भी कम से कम 1 मास की मजदूरी तो दी ही जाती है। साथ साथ छंटनी के जो दूसरे लाभ होते हैं, परिलाभ होते हैं, वो भी मजदूर को मिलते हैं। तो ये भी एक तरह से छंटनी जैसा ही है। तो इसमें भी मजदूर को दूसरे लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे और साथ ही और मिलेंगे। क्या? ऐसा कोई भी कर्मकार तब उन्मोचित या पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि 1 मास की मजदूरी दे दी गई हो।
मजदूरी नहीं दे दी गई हो, 1 महीने की मजदूरी तो उसको देनी होगी कम से कम। और नियोजक ने उस प्राधिकारी से जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है अपने द्वारा की गई कार्यवाही के अनुमोदन के लिए आवेदन न कर दिया गया हो। निवेदन और मालिक वर्ग ने क्या किया, उस प्राधिकारी से, या प्राधिकारी से क्या मतलब है, कोई सुलह अधिकारी, मध्यस्थ या कोई भी ऐसा सक्षम प्राधिकारी, चाहे वो अधिकरण का अधिकारी हो या कहीं भी जहां मामला चल रहा है मजदूर का, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है अपने द्वारा की गई कार्यवाही के अनुमोदन के लिए आवेदन न कर दिया। मालिक वर्ग ने कार्यवाही भी कर दी और अब अनुमोदन के लिए प्राधिकारी को रख दिया कि आप इसका अनुमोदन कीजिए। ये शर्त है मालिक वर्ग के ऊपर, इससे अधिक कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब देखते हैं उपधारा 3। यह कहती है कि उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यानी कि उपधारा 2 क्या थी कि मालिक वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में कोई एग्रीमेंट हो सकता है और उस एग्रीमेंट के आधार पर सेवा में परिवर्तन किया जा सकता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो मामला लंबित है उससे भिन्न मामले में कोई पदच्युति वगैरह करी जा सकती है। यह हुई उपधारा 2। तो उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियोजक किसी औद्योगिक विवाद की बाबत ऐसी किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उस प्राधिकारी की लिखित अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है ऐसे विवाद से संपृक्त किसी संरक्षित कर्मकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। अगर कोई प्रोटेक्टेड वर्कमैन है, संरक्षित कर्मकार है, जिसे न्यायालय ने या सक्षम प्राधिकारी ने संरक्षित घोषित कर रखा है, उसके ऊपर उपधारा 2 के आदेश लागू नहीं होंगे। जब न्यायालय ने कह दिया प्रोटेक्शन है, यानी कि न्यायालय को लगता है या सुलह अधिकारी को लगता है या मध्यस्थ को लगता है कि कोई न कोई नियोजक वर्ग बहाना बनाकर इस मजदूर को हटाना चाहते हैं, तो वो उसे संरक्षित कर्मकार घोषित कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में अब उसकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसी अन्य मामले में भी उसको पदच्युत नहीं किया जा सकता। उन सेवा की शर्तों को जो ऐसी कार्रवाई के प्रारंभ से ठीक पहले उसे लागू थी ऐसे परिवर्तन कर दे कि परिवर्तन का ऐसे संरक्षित कर्मकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऐसा कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता मालिक वर्ग जिससे मजदूर की पहले की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, और ऐसे संरक्षित कर्मकार को पदच्युति द्वारा या अन्यथा उन्मोचित या दंडित करे। यानी ऐसी कार्यवाही भी नहीं कर सकता है कोई मालिक वर्ग कि संरक्षित कर्मकार को उसको सस्पेंड करे, पदच्युत करे या उन्मोचित करे, डिस्चार्ज करे या उसे किसी भी तरह से और दंडित करे, उसको पेनलाइज करे। ऐसा काम नहीं कर सकता। अब देखते हैं स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी स्थापन के संबंध में संरक्षित कर्मचारी से वह कर्मकार अभिप्रेत है जिसे उस स्थापन से संसक्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का कोई सदस्य या अन्य पदाधिकारी होते हुए इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार इस रूप में मान्यता प्राप्त है। किस रूप में मान्यता प्राप्त है? इस अध्याय के उपबंध उसके ऊपर लागू होने चाहिए। प्रयोजन के लिए स्थापन, इस अध्याय इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी स्थापन के संबंध में संरक्षित कर्मकार किसे कहा गया है? वह स्थापन से, ऐसा स्थान या ऐसा उद्योग से कर्मकार से वह अभिप्रेत है जिसे वह स्थापन में संसक्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका कोई सदस्य या अन्य पदाधिकारी होते हुए इस निमित्त बना गए नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त है। यानी कि जो ट्रेड यूनियन के द्वारा भी जो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ऐसे नियमों के आधार पर उसे संरक्षित किया गया है। उपधारा 4, हर स्थापन में, हर एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें उपधारा 3 के प्रयोजन के लिए संरक्षित कर्मकार के रूप में मान्यता प्राप्त होगी उसमें नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या का 1% होगी। यानी ऐसे संरक्षित कर्मकार अधिक से अधिक 1% हो सकेंगे जो जनरली उसके अध्यक्ष ही हुआ करते हैं और कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं जो कि ट्रेड यूनियन के अंदर काम कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के कार्यकारिणी के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उन्हीं को प्राय संरक्षित किया जाता है। मान्यता उसमें, अब ध्यान से वापस देखिए, हर स्थापन में ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें उपधारा 3 के प्रयोजन के लिए संरक्षित कर्मकार के रूप में मान्यता प्राप्त होगी
उसमें नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या का 1% होगी, किंतु संरक्षित कर्मकारों की संख्या कम से कम 5 और अधिक से अधिक 100 होगी। और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए समुचित सरकार स्थापन से संसक्त विभिन्न व्यवसाय संघों के यदि कोई हो बीच ऐसे संरक्षित कर्मकारों के वितरण और ऐसी रीति के लिए जिससे कर्मकार संरक्षित कर्मकारों के रूप में चुने जा सकेंगे, उन्हें मान्यता दी जाएगी और उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी। यानी कि किसी भी कारखाने में कम से कम 5 लोगों को संरक्षित किया जाएगा। अब यहां किसी भी कारखाने से क्या मतलब है? किसी भी कारखाने से मतलब है कि इसके कुछ प्रावधान होते हैं जो 50 मजदूर या उससे अधिक मजदूर जहां होते हैं वहां लागू होता है। तो ऐसे मामलों में संरक्षित कर्मकारों की संख्या कितनी होगी? 50 का 1% आधा होता है, लेकिन वहां न्यूनतम 5 होंगे। इसी तरह से कहीं 100 मजदूर काम करते हैं तो उसमें न्यूनतम तो 1% बात करें तो 1 ही हुआ, लेकिन वहां भी 5 होंगे। लेकिन अगर कहीं 5000 मजदूर काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम 1% कितना होता है? 50,000। अगर 5000 काम करते हैं तो उसका 1% ही 50 मजदूर होता है, 50 मजदूर हो सकते हैं। और अगर 10,000 काम करते हैं तो वहां पर 100 मजदूर को रखा जा सकता है संरक्षित कर्मकारों के रूप में। लेकिन 10,000 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं तो अधिकतम 100 की सीमा है, 100 से ज्यादा मजदूरों को संरक्षित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। ऐसे संरक्षित कर्मकारों के वितरण के लिए और ऐसी रीति के लिए जिससे कर्मकार संरक्षित कर्मकारों में चुने जा सकेंगे, उन्हें मान्यता दी जा सके, उपबंध करने वाले नियम बना सकेंगे। समुचित सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जिन नियमों के आधार पर संरक्षित कर्मकारों को मान्यता दी जाएगी या उनका चुनाव किया जाएगा। अब देखते हैं उपधारा 5। जहां की कोई नियोजक अपने द्वारा की गई कार्यवाही के अनुमोदन के लिए उपधारा 2 के परंतु के अधीन सुलह अधिकारी, बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण से आवेदन करता है, वहां संपृक्त प्राधिकारी अविलंब ऐसे आवेदन की सुनवाई करेगा और उसके संबंध में ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 मास की कालावधि के भीतर ऐसा आदेश देगा जैसा वे ठीक समझे। मैंने आपको बताया कि मालिक वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया और उस एग्रीमेंट के तहत अगर सेवा शर्तों में प्रतिबंध किया गया है तब भी सक्षम प्राधिकारी को लिखना होगा, सूचित करना होगा, उसका अनुमोदन लेना होगा और सक्षम प्राधिकारी 3 मास के भीतर आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे। परंतु जहां ऐसा कोई प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहां वह ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाए ऐसी कालावधि को ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए जो वह उचित समझे विस्तारित कर सकेगा। अगर विशेष कारण हो तो 3 मास के बाद में भी वह आदेश दे सकेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे कारण लिखने पड़ेंगे। परंतु यह और कि ऐसे प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही केवल उस आधार पर व्यपगत नहीं होगी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि ऐसी कालावधि के पूरे होने के बिना ही समाप्त हो गई है। अगर 3 महीने के पहले ही प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर यानी कि 3 महीने से पहले ही किसी ने फैसला कर दिया प्राधिकरण ने, तो ऐसी स्थिति में उसको लैप्स नहीं माना जाएगा, कार्यवाही को व्यपगत यानी कि निरस्त नहीं किया जाएगा कि साहब 3 महीने का समय था उससे पहले ही फैसला दे दिया। तो उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि ऐसी कालावधि के पूरे होने के बिना ही समाप्त हो गई है, 3 महीने के पहले भी फैसला दिया जा सकता है। दूसरा, 3 महीने के बाद में अगर वो फैसला देता है प्राधिकारी तो ऐसी स्थिति में उस आदेश को अवैध भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं, हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर किसी कार्यवाही को विस्तारित कर देता है तो यह प्राधिकारी का विवेकाधिकार है। इसी के साथ ही लेबर लॉ के ऊपर 20वां वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है और औद्योगिक विवाद अधिनियम के ऊपर 15वां वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। मैं भरत कुमार जाजड़ा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।